गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। एडिटोरियल जो फर्स्ट पेपर की जो न्यूज़ है, एडिटोरियल पे जो पेपर की न्यूज़ है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो न्यूज़ है वो डिफरेंस पढ़ना है। जुडिशली पुशबैक, ये मतलब कि एक तरह से जो जुडिशरी है उसको मतलब सिविल राइट्स को और मतलब कि एंटी राइट्स को, जो भी गवर्नमेंट है, दिल्ली कोर्ट है, उसने क्या बोला है कि जो आपके सिविल्स राइट्स हैं, जो आपके सिविल राइट हैं, जो एंटी टेरर लॉ हैं, उनको एक तरह से उनके बीच में बैलेंस रखना चाहिए। जो अभी 3 जो एक्टिविस्ट थे, जेएनयू के 3 एक्टिविस्ट थे, उन्होंने पार्ट किया था। किसके अंदर पार्ट किया था? एनआरसी और सीए के जो प्रोटेस्ट चल रही है उसमें पार्ट किया था। तो उन तीनों के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया था, दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको अनलॉफुल प्रिवेंशन जो एक्ट लगा के उनको जेल में भेज दिया था। तो उसी के बेस पे दिल्ली कोर्ट ने उनको बेल कर दिया और दिल्ली पुलिस से बोला कि आप ये टेररिस्ट लॉ है, इसमें अंदर टेररिस्टों को इसके अंदर रखा जाता है। तो आपने डिफरेंस बताया है कि ऑल टेररिस्ट आर नॉट क्रिमिनल, सॉरी, ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल बट नॉट ऑल क्रिमिनल आर टेररिस्ट। यानी कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो तो क्रिमिनल ही होंगे, पर सारे क्रिमिनल जो होंगे वो टेररिस्ट थोड़ी होंगे। तो उसी बीच में आपको डिफरेंस रखना है। चलो तुमने गलती की है, कुछ भी अगेंस्ट बोला हो, पर आपने यूएपीए जो आपने एक्ट लगाया ये गलत एक्ट है, ठीक है, तो उसके उनको बली कर दिया गया। तो उसमें डिफरेंस बताया बीच में कि जो एक्टिविस्ट थे उनको मतलब 1 साल तक कम से कम जेल में रहना पड़ा, ओवर द ईयर जेल में रहना पड़ा, क्योंकि इसमें ये प्रिवेंशन जिस एक्ट के अंदर प्रावधान है, अगर ये एक्ट आप पे लग जाता है तो आपको जेल में ही रह के आपके ऊपर ट्रायल चलेगा। तो ठीक है, फिर उसके अंदर चेक किया गया, कुछ इसमें सेक्शंस हैं वो बहुत अलग अलग है। जैसे सेक्शन 43D5 है इसी लॉ के अंदर, तो ये कुछ के वेग टर्म्स हैं इसके अंदर, तो उनको डिफाइन करना है। तो वही राइट्स हुए थे दिल्ली में, सब वही एक्सप्लेन किया है। हमारे लिए ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये रखना है कि सिविल राइट्स को और एंटी टेरर लॉ को एक बैलेंस बना के रखना है बीच में, कि ये नहीं कि किसी भी उठा के आप ये वाला एक्ट लगा दो, एक गलत चीज़ है। कई बार सुप्रीम कोर्ट इसको स्टिक डाउन भी कर चुका है। इससे पहले टाडा हुआ करता था, फिर पोडा हुआ करता था, फिर ये आया था, यूएपीए था। यूएपी पुराना एक्ट है पर इसको बाद में और स्ट्रांग बनाया गया था टाडा की जगह, जब टाडा फिनिश कर दिया गया। तो मैं अपने नोट से आपको समझाऊंगा चीज़ें क्या क्या हुई हैं। तो जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ों को चेक करने में। तो जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको बेल प्रोवाइड की गई क्योंकि पूरा एग्जामाइन किया गया चीज़ों को, क्या सही था क्या गलत था। कोर्ट कैन इंश्योर दैट सिविल राइट्स आर नॉट लेफ्ट एंटायरली एट द मर्सी ऑफ द स्टेट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब टू चेक द एग्जीक्यूटिव मतलब की इम्प्योरिटी, जो एग्जीक्यूटिव की इम्प्यूनिटी है ना उसको चेक करना चाहिए, जिसके द्वारा वो एक तरह से जुडिशरी चेक कर सकती है। तो ये तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं था इस एडिटोरियल में, अगर आपको लिखने के लिए आएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। जो मोस्टली जो अराइज क्वेश्चन, जो आपको मेंस में जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो यूएपी के बारे में हो सकता है। ये कैसे मतलब आपकी कर्व करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट इज़ योर राइट को, राइट टू डिसेंट को कैसे ये कम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने एडिटोरियल पे, जो मैंने नोट्स लेके आया हूँ थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, यूएपीए के बारे में बताऊँगा, आपको चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगा। जो यूएपीए इसके फुल फॉर्म क्या है? अनलॉ एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो 2020 इसमें बिल लेके आए थे, बाद में एक्ट हो गया था, पास हो गया था। तो ये तो कुछ नहीं है। इसमें हेडलाइन क्या चेंजेस किए गए थे जो आप देख लो। इसमें क्या किया गया था? टेररिज्म को ऐड किया गया था, यानी कि पहले क्या था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऐड था। उसके बाद जब 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, जो पुराने वाले में 1967 वाले में अमेंडमेंट करके 2019 में किया गया था, उसमें कोई चीज़ ऐड की गई थी। आगे नोट्स में आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिसेंटली प्रेजेंट बाय द, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक डाटा देती है, जो राज्यसभा में एक डाटा देती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि एमएचए एक डाटा प्रोवाइड करती है। क्या डाटा होता है? उस डाटा के अंदर बताया जाता है जैसे 100 लोगों पे यूएपी लगाया जाता है, ऑन एवरेज 100 लोगों पे यूएपी लगाया जाता है, उसमें से मात्र 2.2% केसेस रजिस्टर्ड अंडर द अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, इतने जैसे रजिस्टर्ड हुए उनको कन्विक्ट कोर्ट मानता है। आप ये देखो कितने लोगों पे लगा, कितने लोगों पे चीज़ें गई। तो वही सारी चीज़ें बिटवीन इतने में एंडेड इन द मतलब कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, इतने लोगों पे कन्विक्टेड जो कोर्ट ने मतलब कि एक तरह से एंडेड कर दिया। तो उसमें चीज़ें ये देखी गई थी कि 2019 में जो एक रिपोर्ट आई थी उसका नाम था क्रिमिनल, मतलब ये मान लो आप एक तरह से यूएपीए लगाया आपने इतने लोगों के अंदर, पर कन्विक्टेड उसमें लोग जो गलती पाए गए उसमें कम ही लोग पाए गए, और कुछ लोगों का ख़त्म हो गया, जो उनके ऊपर कन्विक्शन चार्ज लगाया था कुछ का ख़त्म हो गया। एक रिपोर्ट और भी आई थी, उसमें बताया था कि आप इलीगल जो सीडिशन चार्ज हो गया, आपका सीडिशन हो गया, या फिर आईटी एक्ट का 69A हो गया,
ठीक है ना, या फिर आपका ये यूएपीए हो गया। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं, इसका मतलब मिसयूज़ गवर्नमेंट कभी कभी करती है, या फिर बहुत केसेस में आपने देखा होगा इसका मिसयूज़ किया जाता है। जिन लोगों को इन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है, 100 लोगों को रजिस्टर्ड किया जाता है, जो गलती रियल में जिनकी गलती होती है वो मात्र 1-2% ही लोग होते हैं, और सब जो होते हैं उसमें जो भी होता है कोर्ट बाद में उनको छोड़ देती है, बेल दे देती है। तो ये सारे इसमें क्या होता है, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है कि विदाउट ट्रायल आपको जेल में रखा जा सकता है, कई साल तक रखा जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, बेल को आपको कोर्ट ही दे सकता है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर होती है। अब जो मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट रखी थी प्री के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल ऑफ इंडिया रिपोर्ट। इसे कंपाइल किया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। ये रिपोर्ट याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा क्रिमिनल ऑफ इंडिया रिपोर्ट कौन निकालता है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो निकालता है। किसका है ये, आपका एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। आप देखेंगे जैसे यूएपीए वाज ओरिजिनली पास इन 1967 में, इसको पास किया गया था यूएपीए को। तब ये नॉर्मल एक्ट होता था, कोई आप अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बस अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए ये एक्ट होता था। इसको अपग्रेड किया गया, मतलब कि दूसरे एक्ट होते थे, जैसे टाडा होता था, ये बाद में 1995 में ख़त्म कर दिया गया। पोटा होता था, इसे 2004 में ख़त्म कर दिया गया। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आपको समझ में आएगा। व्हाट मेन जो इंडिया के अंदर एंटी टेरर लॉ है, वो मतलब कि जो टेरर को रोकने के लिए लॉ है, वो कौन कौन से, पहले होता था टाडा, टेररिस्ट आपका डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट होता था, 1987 में इसको लेके आए थे। ये वन टाइम टू मेन लॉ यूज्ड इन द केस ऑफ टेररिज्म के लिए या ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए इसको यूज़ किया जाता था, बट ड्यू टू द मिसयूज, देखो इसका भी मिसयूज़ किया गया, इसको भी लैप्स कर दिया गया 1995 में बिकॉज ऑफ मिसयूज़ की वजह से, तो ये ख़त्म हो गया। ये एक्ट डिफाइन करता था कि टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं और डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि उन चीज़ को डिफाइन करता था। तब खत्म हो गया तो हमें पढ़ना नहीं है, बस आपको याद रखना है 1995 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर पोटा लेके आए, ठीक है ना। इट वेक 1999 में मतलब कि IC-18 हाईजैक हुआ था, जो आपका प्लेन हाईजैक हुआ था। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो ठीक है ना, उनको स्ट्रिंग करने के लिए, मतलब कि एक तरह से उनको अंदर रखने के लिए, एंटी टेरर लॉ को कम करने के लिए, जो एंटी टेरर लॉ है उसको कम करने के लिए ये पोटा वोटा चीज़ें को लेके आए थे। पोटा 2002 में लेके आए थे, पर इसका भी देखा गया मिसयूज़ करने लगे, ठीक है ना। इसको भी कोर्ट ने 180 दिन बाद क्या किया, चेक किया, एग्जामाइन किया, और उसको देखते हुए इसका भी मिसयूज़ होने लगा। इसको भी 2004 में इन्होंने कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, कि बोला कि रिपोर्ट ग्रोस मिसयूज़ किया जाता है एक्टों का। तो अब देखा कि कोई एक्ट हमारे टेररिस्ट के कोई एक्ट नहीं बचा है, टेररिस्ट के लिए कोई एक्ट नहीं बचा है। तो यूएपीए को, जो पुराना सा एक्ट था आपके पास, जो पुराना एक्ट था आपका, उसको ही स्ट्रेंथिंग किया गया, मतलब मजबूत उसी का बनाया गया, उसी में चीज़ें ऐड की गई। उसी में क्या ऐड की गई, क्योंकि हमारी जो एक रिपोर्ट आई थी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो अभी ग्रे लिस्ट में लगती है, कि जो आपको मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल जो आपके टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उसको रोकने के लिए बोलती है पूरे वर्ल्ड पे। FATF की रिपोर्ट नहीं तो ग्रीन लिस्ट में रखा हुआ है पाकिस्तान को। ये आप बताना कब बनी थी, कमेंट में बताना कब बनी थी। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, सॉरी हिंट नहीं दे रहा, 19 इतना लिख रहा हूँ, इसके आगे आप बताना क्या आएगा, ठीक है ना, कब बनी थी ये। तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि आपकी जो फाइनेंशियल टेररिज्म को रोकने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आपको इस एक्ट को स्ट्रेंथिंग बनाओ। तो इसको देखते देखते गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेंथिंग बनाया, चीज़ें थी इसको और स्ट्रेंथिंग करते गई। तो इसमें डिफाइन किया गया कि टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं, जो थ्रेटन द इकोनॉमी ऑफ द सिक्योरिटी, या कॉन्ट्रीफाई जो इंडियन करेंसी है, मतलब कि नकली नोटों का कोई व्यापार कर रहा है, या फिर थ्रेट है इकोनॉमी सिक्योरिटी के लिए, वो इसके अंदर भी डाल दिया जाएगा, वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर लाया जाएगा। कोई प्रिक्योरमेंट कर रहा है, मतलब खरीद रहा है वेपन को आर्मेड क्राइम के लिए, उस चीज़ के लिए, तो उसको भी इस एक्ट के अंदर लाया जाएगा। तो इस एक्ट को स्ट्रेंथिंग बनाती है बहुत ज़्यादा, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान भी इसके अंदर एक्ट के अंदर रख दिया। देखो अभी 2004 में इसका अमेंडमेंट किया था। एक्ट कितना बना था, 1967 का ये एक्ट था, 1960, जस्ट वेट अ मिनट, कब का एक्ट है, 1967 का ये एक्ट है। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी नहीं 1967 का, हाँ 1967 का ये एक्ट है। और इसको चेंज करके 2006 में इसकी जब सारे एक्ट खत्म हो गए, आपके टाडा भी खत्म हो गया, आपके पोटा भी खत्म हो गया, तो इसी एक्ट में चीज़ें ऐड करके इसको स्ट्रेंथ बनाया गया था। मेन प्रोविज़न क्या थे 2004 तक इसके, मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटी ओनली, 2004 तक ये अनलॉफुल एक्टिविटी चेक करता था, अनलॉफुल एक्टिविटी को चेक करता था। उसके बाद इसको जब देखा गया 2004 में सारे एक्ट खत्म हो गए, उसके बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर दिया गया इस लिस्ट के अंदर, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने, क्योंकि और एक्ट खत्म हो गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने वैसे खत्म कर दिया था। तो यूएपी में प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन फाइल ए चार्जशीट, 180 दिन में उसको
चार्जशीट फाइल करनी। जैसे आपने किसी को गिरफ्तार किया ना, उसकी चार्जशीट होती है, कैसे उसने क्राइम किया, क्या क्या किया, उसकी चार्जशीट 180 दिन के अंदर आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है ना। जब कोई भी हो, चाहे इंडियन हो चाहे कोई फॉरेन नेशन हो, कोई विदेशी आदमी हो, दोनों पे मतलब चार्ज जो लगेगा ना वो एप्लीकेबल होगा, मतलब कि सेम मैनर में एप्लीकेबल होगा। इवन द क्राइम इज कमिटेड इन द फॉरेन लैंड, दोनों पे एक तो सेम वे में चार्ज चलेगा। अगर किसी ने फॉरेन लैंड पे कोई क्राइम किया है इंडिया के खिलाफ, तो भी उस पर भी सेम चार्ज इसके अंदर रजिस्ट्रेट होगा, चाहे आउटसाइड इंडिया आपने इंडिया के खिलाफ कोई अनलॉफुल काम किया हो। इसमें डेथ पेनल्टी और मतलब सज़ा के जो आपको उम्र भर की सज़ा हो सकती है, कि इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट ये है। अब 2019 में इसमें कुछ अमेंड किया गया, पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया 2019 में, अभी तक शायद पास नहीं हुआ है ये बिल। अगर पास हो जाएगा, मैं पहले से बता दूं इस बिल के अंदर है क्या क्या, कि इसमें पहले क्या था कि टेररिस्ट एक्ट था, बस टेररिस्ट एक्ट था इसके अंदर। बाद में इसमें क्या क्या, कोई इंडिविजुअल आदमी है, जैसे मैं हूँ, कोई मैं इंडिविजुअल आदमी है, कोई भी इंडिविजुअल आदमी है, अगर वो कोई गलत काम करता है उसको भी इसके अंदर, इंडिविजुअल को भी इसमें डेस्टिनेशन मतलब कि डेजिग्नेट कर दिया गया, और उसको भी बोल दिया गया अगर आपने कोई गलत काम किया आपको भी इस एक्ट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो वही उसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें ऐड कर दिया गया, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया। और एनआईए ऑफिसर जो होता है, जो डायरेक्टर जनरल होता है एनआईए का, क्योंकि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो एनआईए करता है, उसका जो डायरेक्ट, आज एनआईए भी बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा हिंदू वाले डिस्कशन में, वो सीज कर सकता है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है उस क्रिमिनल की, अगर उसने ऐसा क्राइम किया है तो। ये सारी चीज़ है। अब इशू क्या है इस चीज़ से रिलेटेड, इसमें एक चीज़ हो रहा है, जैसे एनआईए को इम्पावर करता है एक्ट, ये क्या करता है, ऑल्सो इम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ एनआईए, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का कोई भी हो, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस में, किसी के टेररिज्म केस में, एडिशनल टू दोज कंडक्ट बाय द डीएसपी और एसीपी और अबव द रैंक। पहले क्या होता था, एसीपी डीएसपी रैंक के वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, पर एनआईए का जो ऑफिसर है इंस्पेक्टर रैंक का, वो भी उसमें क्या कर सकता है, वो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इशू क्या है कि इंडिविजुअल की लाइबिलिटी को इसमें बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो आपकी राइट है ना, राइट टू डिसेंट है, उसको कमज़ोर किया जाता है। और चीज़ों को मतलब जो फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 19(2) में, जैसे एक्सप्रेशन है आपका, राइट टू फ्री एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, और भी ऐड कर लो, राइट टू प्रोटेस्ट है, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अंडर आर्टिकल 21 में ये आपके आएगा, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आएगा। राइट टू डिसेंट बोल सकते हो, राइट टू फ्री आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल सकते हो 92 को, तो सबका उल्लंघन ये करता है, ये रोकता है। फिर अंडरमाइन द फेडरलिज्म, वो कैसे, देखो पुलिस जो मैटर ना, पुलिस वो स्टेट का मैटर है, यानी कि शेड्यूल जो 7 में 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, आपकी सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो पुलिस आती है वो स्टेट लिस्ट में आती है। तो आपने क्या किया, आपने इस एक्ट को लाके एक तरह से पावर छीन ली, इन्वेस्टिगेशन स्टेट की पावर छीन ली, आपने कम कर दी पावर, क्योंकि सारी पावर इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो सारी पावर आपने छीन ली, तो एक तरह से अंडरमाइन किया आपने फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को। फेडरलिज्म क्या बोलता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। तो उस स्ट्रक्चर को भी आपने क्या किया, इसकी वजह से डिस्ट्रॉय किया। ये वाला आर्टिकल यही बोलता है जिसकी प्रॉब्लम्स है। प्लीज़ प्रॉब्लम आपको जरूर याद रखनी है। नेगेटिव पॉइंट, देखो पॉजिटिव पॉइंट तो आप लिख दोगे कि आतंकवादी को कम करने के लिए, इंडिया में जो गैर कानूनी काम होते हैं उसको रोकने के लिए, उस सब चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी नेगेटिव चीज़ें किस किस चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। वे फॉरवर्ड में तो यही बात बोली है, जो प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए आपको, मतलब ये जैसे हाँ बोलते हैं कि बिग थ्रेट है कंपनी को, कोई डाउट नहीं है इसमें कि बिग थ्रेट है कंपनी को टेररिस्ट है, पर आपको एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए बिटवीन द, कोई कौन सही है कौन गलत है उसका रखना चाहिए। मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल, जो आपकी फ्रीडम मिलती है फंडामेंटल राइट से, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, उसके बीच में भी आपको बैलेंस रखना है, ठीक है ना। फिर जुडिशियल रिव्यू उसमें एक ग्रेट रोल निभाता है। क्यों, आपने यूएपीए उसके ऊपर लगा दिया, अब उसे चेक कौन करेगा, उसे तो जुडिशरी चेक करेगी। तो एक जुडिशरी ग्रेट रोल निभाता है, तो वो केयरफुली एग्जामाइन करना चाहिए केस को, कहीं मिसयूज़ तो नहीं किया गया इस केस को। तो ये सारी चीज़ इसमें चेक कर देनी चाहिए जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ये कुछ इसमें वे फॉरवर्ड में बताया। अब हम आते हैं अपने हिंदू के ऊपर, जो एडिटोरियल सेक्शन पढ़ रहे हैं हम आप, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन पढ़ाऊंगा उसमें हिंदू पूरा बताऊंगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है प्लान टू डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर। घुमा फिरा के एक बात है, जैसे आपके पास
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, आपके पास ऑटोनमस सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ों का डाटा आप एनालिटिक है, डिफाइन रोल कर सकते हैं कैसे आप शार्प करना है आपके मेडिकल सेक्टर को। जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, जो भी आपके पास जैसे ब्लॉकचेन होगी, ऑटोनमस सिस्टम हो गया, क्लाउड या कोई क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, डाटा एनालिटिक होगी, 5G होगी, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, इन्होंने यही बोला है। देखो फ्रंट लाइन वर्कर है, फाइट कर रहे थे कोविड-19 से, उनकी भी डेथ हो रही थी, उनके स्टाफ की भी डेथ हो रही थी, डॉक्टर भी जा रहा था, नर्स की भी आपने बहुत जगह डेथ देखी होंगी, और वही लोग ग्रेट रिस्क पे थे एक्सपोज होने के, मतलब वही लोग ग्रेट रिस्क पे क्यों, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था किससे, पेशेंट्स के अंदर। तो यही सारी चीज़ देखी गई है। कहीं कहीं आपने देखा गया है, जैसे मतलब हॉस्पिटल में हम क्या यूज़ कर सकते थे, रोबोट टू केयर द कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट, रोबोट का यूज़ किया जा रहा था। कहीं चाइना के हॉस्पिटल में 5G पावर टेम्परेचर मेजर का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करके लोगों ने क्या किया कि कॉन्टैक्ट होने से बचा लिया, और उससे बहुत डॉक्टरों की जान बच सकती थी। फीवर लाइक सिम्टम्स है तो उन सब चीज़ों का रोबोट का यूज़ किया जा रहा था। फिर रोबोटिक मेजर के लिए हार्ट बीट को चेक करने, उनको भी रोबोट का यूज़ किया जा रहा था। ब्लड ऑक्सीजन को चेक करने के लिए स्मार्ट मतलब ब्रेसलेट आ गए थे, आपने देखा होगा ना, वो हाथ में पहन रहे थे, उससे ब्लड ऑक्सीजन पता लग रहा था। या फिर वो रिंग्स आ गई थी, वो हाथ में उंगली पहनते रहो तो आपका ब्लड ऑक्सीजन पता लग जाएगा। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, अभी लास्ट ईयर में क्या हुआ, आपका SMS गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, उसमें ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया गया था। वो डिलीवर कर रहा था मेडिसिन एंड द फूड कोविड-19 पेशेंट को जो वहाँ पे एडमिट थे। यानी कि डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा था उससे, डॉक्टर उस रोबोट के ज़रिए पेशेंट्स को मेडिसिन और क्या प्रोवाइड कर रहे थे, खाना प्रोवाइड कर रहे थे एक रोबोट के ज़रिए। तो यही है टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव करके अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो उसमें कम्युनिकेबल डिसीज़ में जो डेथें हो रही थी उसको हम कम कर सकते हैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंप्लीटली हम डाटा को एनालिटिक कर सकते हैं। मैंने इसके लिए अलग नोट्स निकाला है, मैं आपको अलग से बताऊंगा पूरी चीज़ें। आपके लिए आंसर जो मैंने ग्रुप में आज आंसर दिया है वो लिखने के लिए बहुत काम जाएगा। इस चीज़ों में AI का यूज़ करके, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग का यूज़ करके हम हेल्थ डिलीवरी बहुत अच्छी कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ ला सकते हैं। सीधी बात इन्होंने यही की है। जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्म है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो हम बहुत सारी चीज़ों का संजीवनी OPD, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करें हम, तो उन सब चीज़ों का यूज़ करके हम जो अपना यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज है, इंडिया में जो डॉक्टर की कमी है, जो नर्स की कमी है, वो ये चीज़ फुलफिल ईजिली कर सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एक्यूरेसी से काम करती है, ये भी नहीं कोई ह्यूमन एरर आ जाए इसमें। इंडिया नीड टू आउन डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटेजी डेट वर्क लीड टू टूवर्ड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इंडिया को एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे आयुष्मान भारत है तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इनको डेवलप करनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए। यूजिंग लोकल नॉलेज, रोबोट हेल्थ सिस्टम में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव, नेशनल रिस्पॉन्सिव, ऑल्सो ड्रोन द लोकल नॉलेज, उसे लोकल नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिटी नर्स, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर इज़ द डेवलपिंग कंट्री टू एक्ट फ्रॉम द, मतलब कि उस तरीके से उनके नॉलेज होनी चाहिए। अफ्रीका में इबोला आया था, उसमें भी इसका यूज़ कहीं बहुत जगह किया हुआ था। अभी लास्ट में एक ही बात बोलते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड जैसे इंडिया है, ऐसे मतलब सिंक्रोनाइजेशन या फिर इंटीग्रेशन होना चाहिए, टेम्पलेट होना चाहिए शार्प डाटा का, री इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैनी ऑफ इस इंस्टीट्यूशंस, या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होना चाहिए मेडिकल सेक्टर का। तो ये सारी बात यही करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाया, उससे मैं आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें। पहले मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था ई संजीवनी और ई संजीवनी OPD, वो बताता हूँ है क्या। ये एक तरह से टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। जब पे पैंडमिक स्टार्ट था तब उस टाइम पे ये वेलफेयर जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये टेलीमेडिसिन की सर्विस स्टार्ट की थी, ई संजीवनी और ई संजीवनी OPD। इसमें क्या था कि एक तरह से टेली कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। द टॉप 2 स्टेट विच आर रजिस्टर्ड हाईएस्ट कंसल्टेशन हुई थी वो तमिलनाडु थी और आंध्र प्रदेश थी। लोगों ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसल्ट इस ऐप की मदद से ली थी। 2019 से टेली कंसल्टेशन बाय द ई संजीवनी ई OPD है भी इम्प्लीमेंटेड इन, ये 2019 से ही चालू हो गई थी, 23 स्टेट के अंदर ये वर्क भी कर रही है। बोथ द प्लेटफॉर्म हैड डेवलप बाय द सेंटर, ये किसने डेवलप किए, CDAC, एक ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आपकी IT की एक तरह से ये अंदर का उसका डिपार्टमेंट है, रिसर्च, ये विंग है, रिसर्चर एंड डेवलपमेंट विंग है, CDAC, सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। इसका जो हेडक्वार्टर मोहाली में है, तो इसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। अब मेन इसकी बहुत
मिनिस्ट्री कौन सी थी, वो थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। पर किसकी सपोर्ट लिया था उसने, इसका सीडेक का सपोर्ट लिया था। अब इसमें टेलीमेडिसिन होता क्या है, ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि टेलीमेडिसिन एक डिलीवर करता है एक हेल्थ केयर सर्विसेज रिमोट एरिया तक, क्रिटिकल फैक्टर, ठीक है ना, आप घर जाने की ज़रूरत नहीं, आप IT प्लेटफॉर्म की मदद से चीज़ों को देख सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रिवेंटिव डिसीज़ रोक सकते हैं, इंजरी हुई है कोई, उसको बता सकते हैं क्या उसे प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं। अब टेली कंसल्टेशन इज़ द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टेलीमेडिसिन। तो टेली कंसल्टेशन आपने ली है, कंसल्टेशन डॉक्टर के लिए है, वो एक तरह से एप्लीकेशन है किस चीज़ का, टेलीमेडिसिन का। इट इज़ यूज टू IT टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं पेशेंट्स के और डॉक्टर के बीच में। यही सारी क्या है आपकी, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका ई संजीवनी। इसमें क्या था कि डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विसेज है। कैसी सर्विसेज है, डॉक्टर टू डॉक्टर। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, बस सफाई अभियान बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को आप मिटाते रहो हाथों हाथ। तो ई संजीवनी में क्या है, देखो ये बताता हूँ। इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर, जैसे कोई प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है ना, और उसे लेनी है, कोई टर्सरी है या फिर कोई भी टर्सरी हेल्थ केयर के वहाँ बड़े डॉक्टर होते हैं, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उससे कोई मदद लेनी है, तो उससे टेली कंसल्टेशन ऑनलाइन मदद लेगा। सर ऐसे ऐसे केस है, ये मैंने मेडिसिन दी है, कौन सी मेडिसिन आगे, तो बता देगा ये वाली मेडिसिन आप इसे प्रोवाइड कर दो। तो एक तरह से डॉक्टर टू डॉक्टर होता है इस संजीवनी में। इम्प्लीमेंट किसने की थी, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ABHW का उसने ये इम्प्लीमेंट किया था। और ये एनविसिस करता है कि मतलब बताता है कि प्लेटफॉर्म है, डिलीवरी करता है, एक्सपेंडेड करता है रेंज ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्लोज टू द कम्युनिटी। की कम्युनिटी के जो सर्विसेज है ना वो कम्युनिटी के पास पहुंच जाए। देखो अब इस आदमी को दवाई लेनी थी प्राइमरी हेल्थ केयर में गाँव के पास, पर इसकी दवाई यहाँ पे नहीं थी, ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने कंसल्ट कर लिया बड़े डॉक्टर से शहर के और दवाई दे दी। अगर कंसल्ट नहीं करता, ऐसी कोई सर्विस नहीं होती, तो इस बेचारे को बड़े डॉक्टर के पास आना पड़ता। एक तो आने जाने में खर्चा करता, फिर बड़े डॉक्टर को फीस देता, वहाँ पे खर्चा करता। तो इससे चीज़ों का फ़ायदा होता है। इसने कनेक्ट किया है जो 1.5 लाख के आसपास जो आपके ये हॉस्पिटल जो है, मतलब कि जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुछ नहीं है, ये PSC का ही मॉडल है। जो आपका ये मॉडल किस चीज़ का, प्राइमरी हेल्थ केयर का ही मॉडल है। और हब एंड स्पोक मॉडल से इनको कनेक्ट किया है। बाय दिसंबर 2020 से क्या करने वाले हैं, हब एंड स्पोक मॉडल से कनेक्ट करने वाले हैं। हब और स्पोक कुछ नहीं होता, साइकिल का एक पहिया होता है, इसमें हब होता है, उसके साइड में स्पोक होते हैं। तो स्पोक कौन है, HWC है। और हब कौन सा, कोई बड़ा हॉस्पिटल रखेंगे या फिर बड़ी चीज़ रखेंगे, एम्स को कनेक्ट कर देंगे, या फिर कोई भी चीज़ है सेंट्रल बॉडी रखेंगे जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्स है, यहाँ पे बीच में आपका हब है जो पूरी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी, इस टाइप का मरीज है तो इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा उसी डॉक्टर से दूसरे हॉस्पिटल के। तो एक तरह से हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करेंगे। तो कोई भी किसी से कनेक्ट होता है, ये इससे इन्फॉर्मेशन इससे कनेक्ट कर ले, ये इससे ले ले, ये इससे ले ले, तो कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। तो क्यों, इसे बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। इसी मॉडल का यूज़ करके हम बहुत चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या आपको याद रखना है, ई संजीवनी में क्या था, डॉक्टर टू डॉक्टर, और वही HWC प्लस कोई भी किसी से कर सकता है। ई संजीवनी OPD क्या है, एक तरह से कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर ने तो क्लिनिक खोले नहीं, तो इसमें क्या था, पेशेंट टू डॉक्टर आप क्या कर सकते हो, वहाँ उससे बात कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो नो कॉस्ट ई हेल्थ सर्विस। मतलब कोई आपको चीज़ नहीं है, जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप भी है ना वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट होगी, आपके मोबाइल पे आ जाएगी PDF फॉर्म में। इसमें क्या थी, होस्टिंग 40 ऑनलाइन, मतलब कि आउट ऑफ पेशेंट डिपार्टमेंट OPD सर्विस, ठीक है ना। मोर देन हाफ देर जो स्पेशलिस्ट OPD थे वो क्या थे, गाइनोलॉजिस्ट, इन सबको इसके अंदर रखा गया था। और पेशेंट और डॉक्टर की क्या इसमें कंसल्टेशन थी। और संजीवनी में क्या थी, डॉक्टर की कंसल्टेशन। दिस प्लेटफॉर्म कैन भी, मतलब कि गेम चेंजर हो सकते हैं पीपल के लिए इन द रूरल एरिया हु डू नॉट हैव द ईजी एक्सेस टू मेडिकल स्पेशलिटी। मतलब कि सिटी में आना पड़ता है, वही सारी बात। टेलीमेडिसिन सेव द टाइम एंड कॉस्ट। देखो गांव में सर्विस मिल गई, टाइम बचा, वो शहर में आता पैसे खर्च करता, उसकी कॉस्ट बच गई। तो ये किस चीज़ को बढ़ाते हैं, विजन जो डिजिटल इंडिया है उसको भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को क्या करते हैं, विजन एक दिखाते हैं कि इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊँ, किसी की जान बचानी हो, ठीक है ना, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई पेशेंट हॉस्पिटल में उसके साथ कनेक्टेड हो तो क्या करता है, पेशेंट एट रिस्क, जैसे आपने ऑक्सीमीटर लगाया, आपको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, वो ऑक्सीमीटर आपने लगाया और आपको पता लगा
कि आपकी ऑक्सीजन नीचे गिर रही है, तो एक तरह से आप डॉक्टर के पास सही समय पे चले जाओगे, तो वो ये पेशेंट एट रिस्क आपकी जान बचा रहा है। ये मैनेज कर सकता है मेडिकल के रिकॉर्ड को, डाटा को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप दिखाओ पुरानी वाली सारी, मैंने कौन कौन सी दवाई दी है, लोगों के पास नहीं होती हैं। तो क्योंकि ट्रीटमेंट जो मिलता है वो स्टेज वाइज मिलता है कि फर्स्ट स्टेज का मिल गया, शायद अब सेकंड स्टेज का स्टार्ट करता हूँ, तो वही सारी को डाटा को ही मैनेज कर सकता है, कंपाइल कर सकता है और इस डाटा को एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ट्रीटमेंट प्लान, आपको ट्रीटमेंट कैसा देना है, जब आपके पास डाटा होगा तभी तो मिलेगा आपको, पुराने कौन कौन सी दवाई दी है, तो उसका भी यूटिलाइज कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वर्चुअली नर्सेस, मतलब कि डॉक्टर विजिट में, और जैसे सुबह डॉक्टर देखने आया फिर शाम को देखने आएगा, अब पेशेंट बीच में क्या है तो नर्स होंगे उसके पास, अगर नर्स नहीं है, नर्स भी काम से गई है किसी, तो वर्चुअल नर्स हो सकती है, वो सारी चीज़ मॉनिटर करती रहेगी। और कोई भी उसकी बॉडी में हलचल हो, मतलब कुछ भी होता है, डिक्रीजिंग में जाती है, तो तुरंत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय मैसेज, बाय अलार्म कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज देगी। मेडिकेशन आपकी मॉनिटरिंग, जो मेडिसिन आती है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट कर सकते हैं, कौन सी ड्रग की ज़रूरत है उसको भी यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। और हेल्थ मॉनिटरिंग में जैसे फिटबिट आता है, एप्पल वॉच आती है, हार्ट रेट नापने के लिए, ऑक्सीमीटर आता था, उस ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए, उस चीज़ का यूज़ किया गया हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। फिर लास्ट में यही इसमें बात की गई है कि जो नेसेसरी जो सिचुएशन है क्रिएटिंग बाय द पेंडेमिक लाइक कोविड-19 में, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, और ईजी बना सकते हैं। जो आपके डिटेक्शन करने में कोई डिसीज़ तो नहीं है आउटब्रेक होने से, रोबोट का यूज़ कर सकते हैं सर्जरीज़ के अंदर। अब तो रोबोटिक आ गए हैं जो सर्जरीज़ खुद करते रहते हैं और एक्यूरेसी से करते हैं। वर्चुअली नर्सेस का यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअली फॉर्म में नर्स हो आपके सामने, फिजिकल फॉर्म में ना हो। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिया इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, जैसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट किया था 2019 के बजट में, इसको लेके आए थे। नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक और है स्ट्रेटेजी, ये प्रोग्राम है, ये स्ट्रेटेजी है, नीति आयोग की स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये क्या बोलती है कि 30 पॉलिसी रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। फिर टास्क फोर्स बनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, वो किसने, फॉर्म बाय द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है आपका, उसने बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, उसने फोकस करना है इंडिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर। उसके बाद जो आती है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी नीति आयोग ने टाटा के साथ मिलके या ICTI के साथ मिलके बनाया। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल ग्लोबल हैकटन, नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है, AI4A ग्लोबल हैकटन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकटन का मतलब क्या होता है कि टू प्रमोट द अवेयरनेस एंड डेवलप सॉल्यूशन टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डाटा प्राइवेसी वाइल ट्रेनिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और इसके लिए नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिन साइबर फिजिकल सिस्टम, ये भी लॉन्च किया गया है। और लास्ट में जो न्यूज़ आप पढ़ने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपको डेवलप करना है। इन ऑर्डर टू क्रिएट, मतलब इस सब चीज़ को डेवलप करने क्या चाहिए, एक मिनट रुक जाइए, सफाई अभियान। इकोसिस्टम आपको डेवलप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेमवर्क पॉलिसी लेके आके इकोसिस्टम को अच्छे डेवलप करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप अच्छे से इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो इतनी ही न्यूज़ थी हमारे पास जो बताने के लिए थी। मैं आपको कुछ और देखता हूँ, कुछ और बच तो नहीं गया, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बता दिया है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल आता है वो भी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, और UAP का भी बिल है, ये एक्ट नहीं बना, ये भी याद रखना आप। ये जो है मैंने आपको बताया था, ये एक्ट नहीं बना है अभी, आप एक बार चेक कर लेना। हम आते हैं वापस अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। अब इसमें हमने ये पूरा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कैसे यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो भी आपके 5-6 पॉइंट भी याद रह जाए ना, 2-4 एग्जाम्पल भी याद रहे, संजीवनी याद रह जाए तो आप बता देना। फिर आता है रिकवरी टेक मोर देन रिफॉर्म, जो आप रिफॉर्म कर रहे हो ना, क्योंकि एकोमोडेटिव स्टेंट RBI ले रहा है और भी स्टेंट लिए जा रहा है, इन्फ्यूज़ करने की पैसा इन्फ्यूज़ करने की मार्केट में ताकि ग्रो कर पाए। पर एक तरह से गलत हो सकता है, ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ कर दोगे या फिर आप नोट छपवा के बांटने लगोगे तो गलत हो सकता है। जब हमारी स्टार्टिंग में इकोनॉमी 2020 में स्लो डाउन आया था, मतलब कि स्टार्ट हुआ था, मतलब कोरोना स्टार्टिंग, तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। फिर 2021 से फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, फिर 2021 के मार्च मई के बाद फिर ये आ गया कोरोना, फिर डाउन हो गई, शायद अब फिर बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो जो हमारी रिकवरी होगी वो W फॉर्म हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले क्या थी, V फॉर्म थी, तो अब V फॉर्म से हट के V ग्रोथ से हट के W फॉर्म चली गई है। तो हमें बहुत सारे चेंजेस लेने होंगे चीज़ों में, जैसे LPG रिफॉर्म में 1991 में लिए थे, रिमूव किया था रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। लाइन ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर भारत में। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हमने चीज़ों को किया था। तो वही समय अब आ गया है कि आपको मॉनिटर करना होगा कि इंडिया की इकनॉमी
क्यों, मतलब कि इकोनॉमिक इतने अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्यों इतनी सारी चीज़ें हैं। तो यही है कि पब्लिक स्पेंडिंग इज़ द की, ठीक है ना। जो पब्लिक में आप स्पेंडिंग करो वही एक की है, यानी कि आप पैसों में इन्वेस्टिंग मत करो। क्योंकि अगर आप पैसे वैसे में, या फिर आप क्या करने लगे, फिर नोट छाप के लोगों को देने लगे कि मार्केट को पैसा देना है, मकसद यही है। एकोमोडेटिव स्टैंड क्या बोलता है, मैंने एक वीडियो में बताया आपको, तो अभी रिपीट नहीं करूँगा। वो क्या बोलता है कि पहले आप इन्फ्लेशन, मतलब कि पैसा मार्केट में दो, और बाद में जब ग्रोथ हो जाए तो थोड़ा पैसा कम करना स्टार्ट कर दो मार्केट से। तो ये क्या बोलता है, एक तरह से गलत हो सकता है। आप पैसा छपवाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो डेप्थ है, मतलब आपका जो समझ लो डेप्थ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। डेप्थ कैसा, आपकी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, इट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आप घोड़े के आगे बुग्गी जोड़ रहे हो, बुग्गी के पीछे घोड़ा जोड़ रहे हो। ये काम मत करो, ये अप्रोच गलत है। जो आपका पब्लिक स्पेंडिंग है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फंडिंग मस्ट बी फाउंड, ठीक है ना, वो चीज़ आप सोचो। जो इंडिया का डेप्थ है, यानी कि कर्जा है, अगर आप किसी विदेशी OECD नेशन जो होते हैं, बहुत डेवलप नेशन है, उनसे देखोगे तो बहुत कम है। तो आप क्या कर सकते हो, डेप्थ फाइनेंसिंग कर सकते हो, ठीक है ना, किसी से लोन ले सकते हो। पर आपको नोट छपवाने पे ध्यान रखना है, नोट नहीं छपवाने, ये भी डेप्थ फाइनेंसिंग का पार्ट है, पर आपको नोट नहीं छपवाने, क्योंकि उससे क्या होगा, और चीज़ों पे असर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी ही न्यूज़ थी रिलेटेड टू, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वैसे। और एडिटोरियल का इतना ही सेक्शन का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो मैंने आपको आज क्या दिया है, मैंने आपको एक आंसर राइटिंग दी है ग्रुप में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप देख ले। तो आंसर राइटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मैंने पूरा दिया है, उससे आप आसानी से लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। खुश रहो, मंगल रहो।